आज हम देखने वाले हैं जीनोम, मानव जीनोम की परियोजना एवं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये शॉर्ट सा और क्विक सा रिवीजन। जीनोम, सबसे पहली बात, कुछ अपवादों, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर अधिकांश जीव जो होते हैं वो प्राय द्विगुणित होते हैं, मतलब कि डिप्लॉयड या 2n होते हैं, अर्थात उनमें गुणसूत्रों के दो समूह पाए जाते हैं, दो सेट पाए जाते हैं। अतः जीनोम को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी जीव में गुणसूत्रों के एक अगुणित समूह पर उपस्थित कुल डीएनए ही जीनोम कहलाता है। मतलब इसको हम एक समूह मान रहे हैं कुल गुणसूत्रों का, और इसमें जितना भी डीएनए उपस्थित है उसको हम जीनोम कहेंगे, जीनोम कहलाता है। अर्थात किसी जीव की कोशिका में उपस्थित अगुणित समूह के गुणसूत्रों के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड क्रम के रूप में संग्रहित जैविक सूचनाएं ही उसका जीनोम है। डीएनए पर उपस्थित क्षारों का क्रम ही किसी जीव की आनुवांशिक सूचना का निर्धारण करता है कि नाइट्रोजनस बेसिस जिस क्रम में जमे होंगे वही उसका सूचना का निर्धारण करेगा कि वह कैसा दिखेगा, कैसा होगा। जीनोम शब्द विंकलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1920 में दिया था। किसी जाति की एक समष्टि के सभी जीवों के जीनोम को सम्मिलित रूप से जीन पूल या जीन कोश कहते हैं। जीनोमिक्स, सन 1986 में थॉमस रॉड्रिक ने सर्वप्रथम जीनोमिक शब्द का प्रयोग किया। जीनोमिक शब्द जीनोम से लिया गया है जो किसी जीव के आनुवांशिक तत्व को दर्शाता है। रॉड्रिक ने जीनोमिक शब्द का प्रयोग जीनोम के मानचित्रण, मैपिंग, श्रृंखला निर्धारण तथा विश्लेषण हेतु किया था। वास्तव में जीनोमिक्स जीनों की संरचना तथा उनके कार्यों का अध्ययन है। हमारे शरीर में 260 प्रकार के लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। सभी में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी मतलब 46 इनकी संख्या हो गई। टोटल 46 जो है, कुल 46 गुणसूत्र एक कोशिका में होते हैं, जिनके अगुणित समूह पर मानव जीनोम डीएनए के रूप में उपस्थित रहता है। अतिरिक्त डीएनए कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। उसका अलग खुद का अपना डीएनए होता है जो संतानों में पैतृक द्वारा स्थानांतरित होता है। जीनोमिक्स को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचनात्मक जीनोमिक्स, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, इसमें जीनोम के विश्लेषण द्वारा उसका आनुवांशिक मानचित्र, जेनेटिक मैपिंग, भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैपिंग तथा प्रतिलेख मानचित्र, ट्रांसक्रिप्ट मैपिंग बनाते हैं। कार्यात्मक जीनोमिक्स, यह संरचनात्मक जीनोमिक्स द्वारा उपलब्ध सूचनाओं व साधनों द्वारा किसी जीन के कार्यों के निर्धारण हेतु प्रायोगिक दृष्टिकोण का विकास व उपयोग है। इसके द्वारा जीनों के कार्य संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है। तुलनात्मक जीनोमिक्स, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, इसके अंतर्गत विभिन्न जातियों के जीनोमिक्स का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा जीनोम के कार्यों को समझा जाता है तथा विभिन्न जातियों के मध्य विकासीय संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। जीनोमिक्स की नई तकनीकों के विकास तथा जीनोम परियोजना में हो रहे निरंतर शोध से जीव विज्ञान में अध्ययन के नए क्षेत्र खुल रहे हैं। उदाहरण प्रोटियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, टॉक्सिजीनोमिक्स, न्यूट्रीजीनोमिक्स, फार्मेकोजीनोमिक्स आदि। जीनोमिक्स के उपयोग, अब एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स, यह विभिन्न मानव जीनों की पहचान करने में सहायक है कि भाई कौन कौन से जीन प्रेजेंट हैं और वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं। इससे विभिन्न जीन्स के कार्यों के विषय में सूचना प्राप्त की जाती है। यह मानव अनुवांशिकों को समझने में सहायक है। इससे प्राप्त सूचनाएं वंशागत रोगों को, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, वंशागत रोगों को रोकने में सहायक होती है। इसके द्वारा जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी की सहायता से अनुवांशिक विकारों का उपचार भी किया जा सकता है। इसकी पशुओं के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परजीवी जीवों के उत्पादन में उपयोगी है। पृथ्वी पर मुख्यतः 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पूर्व केंद्रकीय व प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तथा सुकेंद्रकीय जीव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इस आधार पर जीनोम भी 2 प्रकार का होता है। पूर्व केंद्रकीय जीनोम, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जीनोम की बात करेंगे। जीवाणु आद्य जीव पूर्व केंद्रकीय होते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनका जीनोम पूर्व केंद्रीय जीनोम कहलाता है। पूर्व केंद्रीय जीवों का जीनोम अपेक्षाकृत छोटा होता है सुकेंद्रकीय जीवों से। पूर्व केंद्रकीय अगुणित होते हैं, एन हैप्लॉइड होते हैं तथा इनमें केवल एक वृत्ताकार मतलब गोल, इनमें एक वृत्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं में एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। यह छोटा होता है। इसमें जीनोम मुख्य डीएनए अणु के रूप में, जबकि प्लाज्मिड सहायक, ऑक्सिलरी या आश्रित अणु के रूप में होता है। प्लाज्मिड पर उपस्थित जीन्स प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता तथा
टोलुइन आदि से कार्बन प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं और ये सिर्फ कुछ ही जीवाणुओं में आपको मिलेगा, सब में प्लाज्मिड उपस्थित नहीं होता है। सुकेंद्रकीय जीनोम, यूकैरियोटिक जीनोम। सुकेंद्रकीय जीनोम में मुख्यतः दो प्रकार का जीनोम पाया जाता है। पहला है न्यूक्लियर जीनोम, केंद्रक में जो उपस्थित होता है, केंद्रक में उपस्थित जीनोम को केंद्रकीय जीनोम कहते हैं। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक कोशिकांग है और इसका स्थानांतरण संतानों में अधिकतर माता के द्वारा होता है। पादपों के हरित लवक में भी आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इसे हरित लवक जीनोम या क्लोरोप्लास्ट जीनोम कहते हैं। धान का जीनोम, जीनोम ऑफ राइस। धान में कुल 12 गुणसूत्र होते हैं जिन पर लगभग 32,000 से 50,000 तक जीन्स पाए जाते हैं। इनके जीनोम में कुल 420 MBP होते हैं। इसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैग का प्रयोग किया गया। इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट IRGSP के अंतर्गत अनेक देशों ने भाग लिया था। मानव जीनोम, ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो वो मानव का आनुवांशिक पदार्थ है जो DNA से बना होता है। इस जीनोम में दोनों प्रकार की प्रोटीन, कूटलेखन DNA जीन तथा गैर कूटलेखन DNA जीन दोनों सम्मिलित होते हैं। मानव जीनोम गुणसूत्रीय DNA तथा माइटोकॉन्ड्रिया DNA से मिलकर बना होता है। इसमें मानव की संपूर्ण आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। अब मानव जीनोम के दो घटक हैं। पहला है केंद्रकीय जीनोम, न्यूक्लियर जीनोम। तो यहाँ पर केंद्रकीय जीनोम को 24 रेखीय लीनियर DNA अणुओं में विभाजित किया गया है जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो 22 होते हैं जो आपके लिंग के अलावा जो बाकी लक्षण है उनका निर्धारण करते हैं, वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जबकि शेष 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, X व Y। प्रत्येक गुणसूत्र पृथक पृथक अणुओं से मिलकर बना होता है। सबसे छोटे अणु की लंबाई 55 MBP है, मेगा बेस पेयर, तथा सबसे बड़े अणु की लंबाई 250 मेगा बेस पेयर होती है। पूरे जीनोम में DNA में लगभग 300 MBP होते हैं, मेगा बेस पेयर होते हैं। अब अगर हम दूसरे जीनोम की बात करें मानव के, तो वो है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। यह एक वृत्ताकार गोल DNA अणु है जिसमें 16,559 जो हैं 569 बेस पेयर होते हैं। इसकी प्रतिलिपियां माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है, ये हम सब देख ही रहे हैं। यह भिन्नता उसकी आनुवांशिक व्यवस्था के कारण होती है। इसका निर्धारण उसके DNA पर उपस्थित अनुक्रमों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि मानव जीनोम का मानचित्रण करना सदैव से वैज्ञानिकों का उद्देश्य रहा है। आनुवांशिक अभियांत्रिक तकनीकों द्वारा DNA का पृथक्करण, DNA खंडों की क्लोनिंग तथा इन खंडों पर उपस्थित क्षार अनुक्रमों का निर्धारण किया जा सकता है। अतः सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और HGP की शुरुआत करी। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मानव जीनोम के DNA का क्रम, DNA सीक्वेंस को निर्धारित करना था कि उस पर क्या क्रम उपस्थित है। वास्तव में इस परियोजना का आरंभ अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और NIH में सन 1988 में हुआ था। इसी उद्देश्य के साथ सन 1993 में वहां राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट और NHGRI की स्थापना की गई। HGP के बारे में जानकारी जीव विज्ञान के इस नए क्षेत्र का तेजी से विस्तार संभव हो पाया, जिसे जैव सूचना विज्ञान, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अमेरिका के ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में मानव जीनोम परियोजना की चर्चा सन 1984 में ही आरंभ हो गई थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये बात जो है, तो यहाँ मानव जीनोम परियोजना का रेखा चित्रण दिया गया है कि किस तरीके से हम DNA पहले तो निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, पृथक्करण करते हैं, फिर उसका खंडन करते हैं, उसकी क्लोनिंग करते हैं, फिर उसके बाद में उसका क्रम देखते हैं। मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य थे भाई? मानव जीनोम पर उपस्थित सभी क्षार युग्मों की संख्या तथा उनके अनुक्रमों का निर्धारण करना पहला उद्देश्य था। मानव जीनोम पर उपस्थित सभी जीन्स को ज्ञात करना, कौन कौन से जीन्स उपस्थित हैं। मानव जीन्स के कार्यों का निर्धारण करना, ये तो 3 प्रमुख जो है हमारे उद्देश्य हो गए, हम कह सकते हैं, ज्ञात करना और उनके कार्यों का निर्धारण करना। जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्रों, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और बैग्स तथा यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्रों, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या यैक्स में मनुष्य के DNA खंडों में क्लोनिंग करके मानव के जीनोम का चित्रण तैयार करना अर्थात जीन चित्रण करना।
मानव जीनोम में उपस्थित आनुवांशिक चिह्नक जेनेटिक मार्कर्स या आणविक चिह्नकों का निर्धारण करना ताकि जीनोम का आनुवांशिक चित्रण जेनेटिक मैपिंग तथा भौतिक चित्रण फिजिकल मैपिंग बनाया जा सके। आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न करने वाले विभिन्न जीन्स की पहचान करना जिससे हम उन डिसऑर्डर्स को अच्छे से उनका उपचार कर सकें, उनको जान सकें। विभिन्न विकारों के लिए आनुवांशिक संवेदनशीलता तथा प्रतिरोधकता का निर्धारण करना। सूचनाओं को इस प्रकार संग्रहित करना कि आवश्यकता अनुसार उन्हें सरलता से प्राप्त किया जा सके। जितनी भी सूचना मिलेगी यहाँ इस प्रोजेक्ट से उसको अच्छे से संग्रहित करके रखना। आंकड़े विश्लेषण हेतु उपलब्ध साधनों में सुधार करना। मानव जीनोम परियोजना के दौरान विकसित की गई तकनीकों को उद्योगों में स्थानांतरित करने की संभावनाओं को खोजना। परियोजना से अनेक नैतिक, वैज्ञानिक तथा सामाजिक मुद्दे एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज और ELSI उत्पन्न हो सकते हैं जिनका समाधान आवश्यक है। अब मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन 300 करोड़ न्यूक्लियोटाइड क्षारों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। प्राय एक मानव जीन में लगभग 3000 न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। सर्वाधिक बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन जिसका नाम है में 2.4 मिलियन क्षार सम्मिलित रहते हैं। मानव जीनोम में लगभग 30,000 क्रियात्मक जीन फंक्शनल जीन होते हैं, सिर्फ 30,000 जो हमारी अपेक्षा से काफ़ी कम निकले। खोजे गए 50% जीनों के कार्य के बारे में जानकारी ज्ञात है। मानव जीनोम का 2% से भी कम भाग प्रोटीन कोडिंग से संबंधित है। मतलब 2% से भी कम भाग ऐसा है जो हमारा कार्यात्मक है, क्रियात्मक है, किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। पुनरावृत्त अनुक्रम रिपीटेड सीक्वेंस मानव जीनोम के एक बड़े भाग को निर्मित करती है। बहुत ज़्यादा बड़ा भाग हमारे जीनोम का रिपीटेड है, मतलब पुनरावृत्त है। पुनरावृत्त क्षार अनुक्रम में किसी प्रकार की प्रोटीन के लिए कोड होता है। ये विभिन्न मनुष्यों के DNA में समानता, गुणसूत्रों के विकास तथा विभिन्न मनुष्यों के DNA को पहचानने में सहायक है। मानव गुणसूत्र में अंतिम में जीन की कुल संख्या 2968 होती है तथा Y गुणसूत्र में जीन की संख्या सिर्फ 231 होती है। मानव जीनोम के अध्ययन से ज्ञात होता है कि लगभग 1.4 मिलियन स्थानों पर एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम बोलते हैं या SNPs की जानकारी प्राप्त हुई है। मानव जीनोम में पाई जाने वाली कुल जीनों की संख्या का लगभग 1/20वां भाग का ही अभी तक चित्रण किया गया है। अनेक प्रकार के जीन्स लगभग 500 अलग अलग रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात अभी तक रोग कारक जीन्स का भी पूर्णतः अध्ययन नहीं हो पाया है। अभी गुणसूत्रों में जीन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे मानव के जीनोम के प्रथम गुणसूत्र में जीन्स की संख्या लगभग 4200 तथा 21वें गुणसूत्र में जीन्स की संख्या लगभग 900 होती है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन की खोज डैनियल कोहेन ने की थी। मानव जीनोम परियोजना का इतिहास, चलिए हिस्ट्री देख लेते हैं। मानव के गुणसूत्रों पर उपस्थित DNA के क्षार युग्मों में मानव निर्माण के सभी आवश्यक निर्देश होते हैं। सन 1980 में वॉल्टर गिलबर्ट ने DNA पर उपस्थित क्षार युग्मों के निर्धारण की तकनीक विकसित की जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने सुझाया कि मानव में लगभग 1 लाख जीन्स होते हैं लेकिन उससे बहुत ही कम निकले, सिर्फ 30,000। उनका यह अनुमान उस समय ज्ञात कुछ जीन्स के औसत आकार तथा मानव जीनोम के आकार पर आधारित था। सन 1983 में फ्रांस के वैज्ञानिक नील डॉसेट ने मानव जीनोम परियोजना की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने एक ही परिवार की 4 जीवित पीढ़ियों जिनमें 4 बूढ़े, 4 जनक व 8 बच्चे शामिल थे का चयन किया। लगभग सन 1990 में आनुवांशिकी वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत मानव DNA के क्षार युग्मों का निर्धारण कर उनको क्रमबद्ध करके जीन कार्य की विवरण को आंकड़े के रूप में संग्रहित करने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने मानव जीनोम परियोजना का लोगो तैयार किया। सन 1988 में मानव जीनोम परियोजना का ऑफिस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान बेथेस्डा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बेथेस्डा में स्थापित किया गया। जेम्स वॉटसन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यह अनुमान लगाया गया कि इस परियोजना को पूर्ण होने में लगभग 13 वर्ष लगेंगे, किंतु वैज्ञानिकों ने मात्र 11 वर्षों में इस कार्य को पूरा कर लिया। परियोजना को सन 2003 में पूर्ण होना था। 12 फरवरी 2001 को परियोजना के पूर्ण होने की औपचारिक घोषणा की गई, परंतु व्यक्तिगत गुणसूत्रों के अनुक्रमों के निर्धारण की घोषणा मई 2006 में गुणसूत्र 1 के क्षार युग्मों के निर्धारण के पूर्ण होने के साथ की गई। मानव जीनोम के विश्लेषण की विधि, मेथडोलॉजी।
तो यहाँ पर प्रमुख विधियों में सबसे पहली है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स मेथड और EST मेथड, जैसे हम बोलते हैं व्यक्त अनुक्रम घुंडी विधि। इस विधि में क्रियाशील जीन, सिर्फ वही जीन जो क्रियाशील हैं, जो किसी जीन को, किसी प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, जीन के कोडिंग DNA से बने सक्रिय mRNA का प्रतिलोम अनुलिपीकरण किया जाता है। इस विधि से प्राप्त DNA को पूरक DNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA या cDNA कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त cDNA के कोडिंग क्रम, कोडिंग सीक्वेंस में एक संपूर्ण जीन का अनुक्रम हो सकता है, अर्थात छोटे छोटे खंड हो सकते हैं। इसकी सहायता से जीनोम में उपस्थित क्षार युग्मों की स्थिति को निर्धारित किया जाता है तथा गुणसूत्र पर इस जीन की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारी कोशिकाएं हैं, ये निष्कर्षण है, यहाँ mRNA बना है और फिर उसके बाद में व्युत्क्रम अनुलेखन mRNA से फिर cDNA, प्रतिकृतियन मतलब कॉपीज बनी है, तो डबल स्ट्रैंडेड आपका कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना है, फिर अनुक्रम हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सीक्वेंस हमें प्राप्त हुआ है। अनुक्रम टिप्पण विधि, सीक्वेंस एनोटेशन मेथड। इस विधि में श्वेत रुधिर कणिकाओं आदि विशेष ऊतकों से DNA प्राप्त किया जाता है, जिसमें संपूर्ण जीनोम कोडिंग व नॉन कोडिंग क्षेत्र का अनुक्रम ज्ञात किया जाता है। सिर्फ कोडिंग वाले का नहीं, इससे पहले वाली विधि में हमने सिर्फ कोडिंग वाले का अनुक्रम ज्ञात किया था, लेकिन इस वाली विधि में हम सारे ही जितना भी जीनोम है, संपूर्ण जीनोम, उसका अनुक्रम ज्ञात करेंगे और बाद में विभिन्न क्षेत्रों के कार्य का निर्धारण किया जाता है। कोडिंग और नॉन कोडिंग को बाद में अलग किया जाता है। मानव जीनोम परियोजना में अनुक्रम टिप्पण विधि का उपयोग किया गया। इसकी क्रियाविधि में निम्नवत है। कोशिका के संपूर्ण DNA को पृथक करके इसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें विशेषीकृत वाहकों जैसे जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम याक में प्रविष्ट कराया गया। DNA खंडों की विशिष्ट परपोषी होस्ट में क्लोनिंग कराई जाती है, मतलब उसकी कॉपीज बनाई जाती है। क्लोनिंग का मतलब होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपीज, उसकी जेरोक्स बनाना। DNA खंडों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। फिर इन खंडों पर उपस्थित क्षार युग्मों के क्रम का निर्धारण किया गया। वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर के प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार DNA अनुक्रमक सीक्वेंसर खंडों को स्वचालित करता है। तत्पश्चात इन अनुक्रमों को अंश छादन क्षेत्रों ओवरलैपिंग रीजन्स के आधार पर व्यवस्थित किया गया। इन अनुक्रमों को व्यवस्थित करने हेतु अनेक संगणक आधारित कार्यक्रमों, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स का प्रयोग किया गया। फिर इन अनुक्रमों की व्याख्या की गई तथा विभिन्न गुणसूत्रों पर इनकी स्थिति भी निर्धारित की गई कि भाई वो ये किसी भी गुणसूत्र में अगर उपस्थित हैं तो क्या इनकी स्थिति होगी, कौन सी इनकी पोजीशन होगी। सभी मानव गुणसूत्रों में 22 जोड़े ऑटोसोम्स X व Y लिंग गुणसूत्रों के अनुक्रम ज्ञात किए जा चुके हैं। सूक्ष्म अनुषंगी माइक्रोसैटेलाइट DNA तथा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज पहचान क्षेत्र रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट में बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पर जीनोम का भौतिक तथा आनुवांशिक चित्रण भी किया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई रेट्रो ट्रांसपोजोन्स 8% है, फिर DNA ट्रांसपोजोन अगर हम देखें तो 37% है। अगर हम बात करते हैं सरल अनुक्रम पुनरावृत्ति की तो 3% है, खंडीय पुनरावृत्ति 5% है, विविध हेट्रोक्रोमेटिन 8% यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर हम विविध विशिष्ट क्रम की बात करें तो वो आपका 12% है। इंट्रॉन्स जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं वो आपके 26% है। प्रोटीन कोडिंग जीन सिर्फ 1.5% है और लाइन लॉन्ग इंटरस्प्रेड एलिमेंट्स 20% है। मानव जीनोम के अतिरिक्त मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत अनेक अन्य जीवों जैसे ई कोलाई जो हमारा जीवाणु है, एरेबिडोप्सिस थैलियाना हो गया, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जो हमारा ईस्ट है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो हमारा इंसेक्ट है, सिनेर हैप्टाइटिस एलेगेंस तथा मस मस्कुलस आदि के जीनोम का मानचित्रण तथा अनुक्रमण निर्धारण किया गया। इन जीवों के जीनोम का अनुक्रम तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होगा, जिसके द्वारा इन जीवों में किसी जीन के कार्यों का निर्धारण किया जा सकता है। यह मानव सहित अन्य जीव जातियों के में जीन की संरचना तथा कार्यों को समझने में भी सहायक होगा। यह परियोजना मनुष्य के कई जीन्स, मक्खियों, गोलकृमि तथा चूहों के जीन्स के समान होते हैं, अतः यह मानव उद्विकास के अध्ययन में भी उपयोगी होगा। 3 सूक्ष्म जीवों के जीनोम के अनुक्रमों तथा जीन तत्वों के निर्धारण की विधि पूरी हो चुकी है। ये जीव है माइकोप्लाज्मा जेनाइटेलियम, दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी तथा मेथेनेकोकस जांसची। यीस्ट के जीनोम में 16 गुणसूत्र होते हैं तथा इसका आकार 12,500 kb है। सिनेरैप्टाइटिस एलेगेंस के जीनोम का भी भौतिक मानचित्रण पूरा हो चुका है। पादप तथा जंतुओं दोनों के जीनोम का अनुक्रम ज्ञात किया जा रहा है। बासमती चावल के जीनोम का अनुक्रम भी ज्ञात किया जा चुका है।
चलिए, मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले विकारों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिसऑर्डर। मनुष्य में उपस्थित लगभग 1200 जीन्स विभिन्न हृदय रोगों, तंत्रिकीय रोगों जैसे अल्जाइमर रोग, कैंसर आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है कैंसर। इस जीन्स की पहचान हेतु प्रयास जारी है जिनके द्वारा कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा है स्वास्थ्य। इसके द्वारा एक स्वस्थ जीवन शैली, डिजाइनर ड्रग्स, आनुवांशिक रूपांतरित भोजन का प्रयोग करके एक स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सकता है। अंतःक्रिया इंटरैक्शन। इसके द्वारा जीन तथा प्रोटीन किस प्रकार समन्वय में कार्य करते हैं का निर्धारण किया जा सकता है। ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज। एक विशेष ऊतक, अंग या ट्यूमर के जीन्स के विश्लेषण द्वारा इन रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकता है। अन्य जीवों का अध्ययन, अन्य जीवों के जीन अनुक्रमों के अध्ययन द्वारा मानवों के अनेक कार्यों जैसे स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा उत्पादन आदि में इनका उपयोग कुशलता से किया जा सकता है। जीन चिकित्सा में, जीन थेरेपी में, बिल्कुल आनुवांशिक विकारों का उपचार करने के लिए। उद्विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। विभिन्न जीवों के जीन्स के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। चलिए, डीएनए, अंगुली छापी या फिंगरप्रिंटिंग। गुणसूत्रों पर हमें सबको मालूम है कि हमारा डीएनए जो है वो सबका अलग अलग है, भले ही वो 0.1% ही क्यों ना हो। और इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से हम पता लगा सकते हैं कि ये किस मानव का डीएनए है। तो गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स जीवों के लक्षणों के निर्धारण के साथ साथ लक्षणों की वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। गुणसूत्र मुख्यतया डीएनए के बने होते हैं जो अधिकांश जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। यद्यपि सभी जीवों में जनकीय जीन्स की वंशागति होती है, परंतु फिर भी जीव अपने जनकों से बहुत भिन्न होते हैं। हम खुद भी अपने जनक से बहुत ज़्यादा भिन्न हैं क्योंकि सभी जीवों में मातृ तथा पितृ जीन्स का पुनर्योजन होता है। विविधताएं कोशिकीय विभाजन के दौरान होने वाले उत्परिवर्तनों के कारण भी उत्पन्न होती हैं। इन सभी कारकों के कारण प्रत्येक जीवों के जीन्स की एक विशिष्ट व्यवस्था होती है जो उसकी फिंगरप्रिंट कहलाती है। हर जीव की जो है एक अलग फिंगरप्रिंट होगी। डीएनए प्रतिबंध विश्लेषण, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एनालिसिस द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है या प्रोफाइलिंग कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वह तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए के निश्चित क्षेत्रों के न्यूक्लियोटाइड क्रम ज्ञात किए जाते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होते हैं। हर व्यक्ति में वो वाला पर्टिकुलर जो अनुक्रम होगा वो अलग होगा। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भिन्न होता है, भले ही वो दो जुड़वा ही क्यों ना हो। परंपरागत फिंगरप्रिंटिंग के विपरीत जो अंगुलियों के छोरों पर उपस्थित होता है और जिसे शल्य क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक व्यक्ति की प्रत्येक कोशिका, ऊतक व अंग के लिए समान होती है। इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर हमारा जो है ये जल भी जाएगा तो भी वापस बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा पहले था। किसी व्यक्ति विशेष की अन्य व्यक्तियों से पहचान की उत्तम विधि उसके संपूर्ण जीनोमिक डीएनए का अनुक्रम ज्ञात करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। इस तकनीक में व्यक्ति के रुधिर, त्वचा, वीर्य, अस्थि आदि के नमूने से डीएनए लेकर विश्लेषण किया जाता है और सही अपराधी का पता लगाया जा सकता है। इतिहास की अगर हम बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफरी नाम के वैज्ञानिक तथा उनके सहयोगियों ने सन 1985 में इंग्लैंड में विकसित किया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक की शुरुआत डॉक्टर वी के कश्यप तथा डॉक्टर लालजी सिंह ने सीसीएमबी सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हैदराबाद में की थी। चलिए, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? ये उस पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की पहचान पर आधारित है। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ क्षारक जोड़ियां उपस्थित होती हैं। इन क्षारक युग्मों के बहुत सूक्ष्म भिन्नता ही प्रत्येक मनुष्य को विशिष्टता प्रदान करती है। लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति में समान होता है, सब में समान है लगभग। केवल कुछ सूक्ष्म अनुक्रम प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होते हैं और इसी की वजह से वो विशिष्ट होता है, अलग हो जाता है। एक समष्टि में प्रत्येक व्यक्ति 20 से 100 क्षार युग्मों के असामान्य अनुक्रम दर्शाता है जिनकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। इसे पुनरावृत्तीय डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, बार बार रिपीट होना कहते हैं। डीएनए घनत्व प्रवणता अपकेंद्रीकरण डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में यह एक छोटे शिखर स्मॉल कुछ इस प्रकार का एक बड़ा बनेगा और एक छोटा शिखर बनेगा के रूप में, जबकि शेष डीएनए एक बड़े शिखर बिग पीक के रूप में दिखाई देता है। डीएनए के छोटे शिखर को अनुषंगी डीएनए या सैटेलाइट डीएनए हम बोलते हैं।
यह दो प्रकार का होता है, लघु अनुषंगी डीएनए मिनी सैटेलाइट, सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए माइक्रो सैटेलाइट। लघु अनुषंगी डीएनए में लगभग 10 से 60 क्षारक युग्म होते हैं। ये मानव जीनोम में 1000 स्थानों पर हो सकते हैं। सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए में 2 से 13 क्षारक युग्म होते हैं। इन्हें लघु अनुबद्ध पुनरावृत्ति शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कहते हैं। सर्वप्रथम सन 1980 में यूनिवर्सिटी ऑफ उताह में ए वाइमन तथा आर वाइट ने लघु अनुबद्ध पुनरावृत्ति की अस्थिर संख्या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स और वीएनटीआर की पहचान की व उन्हें पृथक किया। किन्हीं दो व्यक्तियों में समान वीएनटीआर होने की संभावना 300 मिलियन में से 1 में होती है लगभग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के सूक्ष्म खंडों की विशेषताएं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अन्य अत्यंत बहुरूपता दर्शाने के कारण ये अनुक्रम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेतु महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये बहुरूपता दर्शाते हैं। पुनरावृत्त अनुक्रम प्राय किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। रिपीटेटिव हमारे सीक्वेंसेस किसी व्यक्ति विशेष की सभी कोशिकाएं समान बहुरूपता दर्शाती हैं। बहुरूपता एक वंशागत लक्षण है जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुख्यतया निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहला डीएनए बहुरूपता, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि अभिन्न यमजों आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का जीनोम विशिष्ट होता है। अभी तक डीएनए में 2 मूल रूप से भिन्न बहुरूपता विभेदित की जा चुकी है, एस अनुबद्ध पुनरावृत्त टेंडम रिपीट्स व दूसरा वाला है प्रतिबंधन लंबाई बहुरूपता रेस्ट्रिक्शन लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अनुबद्धता पुनरावृत्त डीएनए टेंडमली रिपीटेड डीएनए। यूकैरियोट्स के जीनोम में अनेक छोटे पुनरावृत्त अनुक्रम पाए जाते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनकी पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। ये क्षेत्र लघु अनुषंगी मिनी सैटेलाइट या सूक्ष्म अनुषंगी माइक्रो सैटेलाइट कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रों को परिवर्ती संख्या अनुबद्ध पुनरावृत्तन वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स या वीएनटीआर्स भी कहते हैं। किसी पुनरावृत्त लोकस पर पुनरावृत्त अनुक्रमों की संख्या प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। मतलब किसी पुनरावृत्त लोकस पर, किसी स्थिति पर पुनरावृत्त अनुक्रमों की संख्या जो होगी वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होगी। मतलब कि इनकी अनुक्रमों की जो संख्या होगी कि कितनी बार रिपीट हुआ है वो भिन्न भिन्न होगी। अतः एक या अनेक स्थल लोकाई पर इन पुनरावृत्त अनुक्रमों की पहचान का प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में किया गया है। प्रतिबंधन स्थल में परिवर्तनशीलता वेरिएबिलिटी इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स। डीएनए में एकल क्षारक परिवर्तन प्राय एक प्रतिबंधन एंजाइम स्थल को जोड़ता है या उसका विलोपन करता है। अनुक्रमों में यह परिवर्तनशीलता डीएनए के नॉन कोडिंग क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाती है जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं। नॉन कोडिंग यहाँ हमने लिखा हुआ है। किसी डीएनए खंड में किसी विशिष्ट नियंत्रण की उपस्थिति व्यक्ति विशेष को अन्य से विभेदित करने में अत्यंत उपयोगी है। चलिए अब मेथड की क्रियाविधि क्या होती है। डीएनए का पहले तो पृथक्करण करेंगे, हम सेपरेशन करेंगे। सबसे पहले डीएनए का नमूना सैंपल श्वेत रुधिर कणिकाओं, स्पर्मेटोजोआ, वीर्य, योनि द्रव, बाल की जड़ों तथा कंकाल आदि से पृथक किया जाता है। डीएनए के रज्जुक में कुछ विशिष्ट स्थान पाए जाते हैं जिन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं। इनके कारण ही एक डीएनए दूसरे से भिन्न होता है। फिर डीएनए के छोटे टुकड़ों में खंडन। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। इन खंडों में डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति होती है। इन्हें वीएनटीआर्स वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहा जाता है जो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का बेस है, आधार है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के खंडों को एग्रोस जेल में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करके पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। इसमें डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों से आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं। क्षार द्वारा डीएनए खंडों को विकृत कर दिया जाता है। फिर चौथा है एक रज्जु की डीएनए का नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरण। अब विकृतीकृत डीएनए खंडों अर्थात एक रज्जुक डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर या नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में यहाँ पर बताया कि देखिए ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया हमने और फिर उसके बाद में नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित किया है। और स्थानांतरित करने के बाद में यहाँ पर जेल में डीएनए खंडों सहित फिर हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए इस क्रिया में जीनोमिक डीएनए का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा पाचन कराया जाता है। खंडों को एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक करके एक नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीन प्रोब डालने पर वह पूरक अनुक्रम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ युग्म बनाता है, जोड़ा बनाता है। इसे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। प्रोब के रेडियोधर्मी तत्व से संबंध होने के कारण संकरण करने वाले अनुक्रम को पहचाना जा सकता है।
इस संकरित डीएनए का स्वकिरणीय चित्र या ऑटो रेडियोग्राफ प्राप्त किया जा सकता है। ऑटो रेडियोग्राफ पर बने डीएनए पट्ट डीएनए बैंड्स के प्रतिरूप एक जीन के लिए विशिष्ट होते हैं, मतलब हर आदमी के वो अलग अलग होंगे बैंड्स। अतः इन पट्टों के प्रतिरूपों को देखकर विशिष्ट जीन को पहचाना जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी व्यक्ति का सदर्न ब्लॉट ही होता है। रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ बांधना। इस एक सूत्रीय डीएनए को विशेष रूप से निर्मित किए गए रेडियोधर्मिता से चिन्हित एक सूत्री डीएनए, जिसे प्रोब कहा जाता है, से मिला दिया जाता है। ये प्रोब डीएनए के विशिष्ट खंडों के साथ जुड़े जाते हैं। आणविक प्रोब डीएनए या आरएनए के छोटे खंड होते हैं। इनका प्रयोग न्यूक्लिक अम्ल नमूनों में पूरक अनुक्रमों को ज्ञात करने में किया जाता है। इनमें 200 से 500 तक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रेडियोधर्मी यौगिक से लेबल प्रोब्स का प्रयोग किया जाता है। फिर अब निम्न प्रकार के विश्लेषण किए जाते हैं भाई। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म विश्लेषण, तो यहाँ पर RFLP भी बोलेंगे इसे। यह विधि प्रतिबंधन एंजाइमों से प्राप्त विभिन्न लंबाई के डीएनए खंडों को विश्लेषण पर आधारित है। इस विधि में प्रयुक्त डीएनए प्रोब्स डीएनए पर उपस्थित अति परिवर्तनशील लघु अनुषंगी हाइपर वेरिएबल मिनी सैटेलाइट्स के संगत होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रुधिर का धब्बा, उसमें से हम कोशिकाओं द्वारा डीएनए का निष्कर्षण किया, फिर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन किया, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा जो है इनका पृथक्करण किया, डीएनए खंडों का नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरण किया, और डीएनए प्रोब रेडियो डीएनए प्रोब का विशिष्ट डीएनए खंड से जुड़ना और अतिरिक्त प्रोब को हटा दिया जाता है, और फिर एक्सरे फिल्म द्वारा डीएनए पैटर्न ज्ञात करना, नमूनों की ज्ञात नमूनों से तुलना। आजकल इस विधि का उपयोग कम होता है क्योंकि इसमें डीएनए की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यह निम्न 2 प्रकार का होता है। मल्टीलोकस प्रोब्स विश्लेषण, यहाँ पर जो है इसमें हम इस विश्लेषण में संकरण न केवल प्रोब और इसके पूरक डीएनए खंडों के बीच होता है बल्कि उन खंडों के साथ भी होता है जिनमें समान संबंधी अनुक्रम होता है। चलिए, दूसरा है सिंगल लोकस प्रोब विश्लेषण। इसमें केवल उस VNTR लोकस के डीएनए खंड के साथ संकरण करता है जिसमें पुनरावृत इकाइयों का अनुक्रम प्रोब के अनुक्रम के समान होता है। स्मॉल टेंडम रिपीट विश्लेषण, इस विधि में डीएनए की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। PCR प्रवर्धन द्वारा STR अनुक्रम प्राप्त किए जाते हैं। परिणामों की व्याख्या। डीएनए के खंडों को अंत में एक एक्सरे फिल्म पर लिया जाता है। रेडियोधर्मी डीएनए से निकली V किरणों रेडिएशंस के कारण ही एक्सरे फिल्म पर चिन्ह आते हैं। ये सफ़ेद या काली पट्टियां होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चिन्ह आ जाएंगे। अपराध स्थल पर प्राप्त अपराधी का डीएनए, और ये हमारे 3 नमूने हैं संभावित अपराधियों के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो दूसरे नंबर के उससे मैच कर रहा है। तो हमारा जो अपराधी होगा वो कौन सा होगा? दूसरे नंबर वाला व्यक्ति। काली पट्टियों का यह विशिष्ट क्रम ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। प्रत्येक व्यक्ति में यह भिन्न होता है, परंतु एक व्यक्ति की सभी कोशिकाओं के लिए समान होता है। संतानों में कुछ समानता पिता से व कुछ माता से प्राप्त होती है। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं? व्यक्तिगत पहचान, पहली बात तो फिंगरप्रिंटिंग के समान यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होता है तथा इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की पहचान की जा सकती है। जनकता के झगड़े, पैटर्निटी डिस्प्यूट, भाई पिता व संततियों की पहचान की जा सकती है। अनुवांशिक विकार, हेरिडिटरी डिजीजेस, किसी भी अनुवांशिक विकार से संबंधित जीन्स का निर्धारण करके जीन चिकित्सा द्वारा उनका उपचार किया जा सकता है। फॉरेंसिक में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है। तो दुर्घटनाओं में मरने वालों की पहचान की जा सकती है। यहाँ पर अन्य उपयोग की बात करें तो यहाँ पर उपयोग जनसंख्या व आनुवंशिक विभिन्नता में निर्धारण में किया जाता है। सो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।